नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आपके सवालों को देश का मुद्दा बनाने वाले शो सवाल पब्लिक का में आप सबका स्वागत है। हमारा शो नेताओं को उनका नैरेटिव नहीं चलाने देता। ये शो आपकी आवाज नेताओं को सुनाता है। आज का हमारा मुद्दा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर हो रही राजनीति पर। आप अपना सवाल मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड करें और हमें जरूर भेजें। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर 8097471285। तुरंत भेजें अपना सवाल, क्योंकि सवाल हम पूछेंगे उनसे जिन्हें जवाब देना चाहिए। और इन जवाबों को लेने से पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। पहली एडवाइजरी के बाद अब तक 18,000 से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन से निकाला गया। आज ये जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। ऑपरेशन गंगा की 30 उड़ानों से 6,400 भारतीय लाए गए हैं देश में। कल तक 18 और उड़ानें भारत पहुंच जाएंगी। अगले 2-3 दिनों में अधिकतर भारतीयों के भारत पहुंच जाने की उम्मीद है। आज का दूसरी बड़ी खबर और हेडलाइन, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड देशों के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मौजूद हैं। क्वाड देशों में सिर्फ भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की है। आज की तीसरी बड़ी खबर, आज उत्तर प्रदेश के छठे चरण की वोटिंग में पूरी हो चुकी है। 10 जिलों में 57 सीटों पर आज 55% वोटिंग रिकॉर्ड हुई है। अंबेडकर नगर में सबसे ज्यादा 58%, जबकि गोरखपुर में 55% मतदान हुआ है। अब सवाल पब्लिक का। यूक्रेन के बैटल ग्राउंड में तबाही की तस्वीरें आप देख चुके हैं और ये 8 दिनों से आप लगातार देख रहे हैं, और वहां से भारतीयों की वतन वापसी के प्रयासों को भी आप देख रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में यूक्रेन से लौटे छात्रों से मुलाकात की है। उनकी ये मुलाकात भरोसा जता रही है कि एक भारतीय के वतन लौटने तक सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें लगे हुए हैं। आज उन्होंने यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों से खुद बातचीत की। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और छात्र उन्हें क्या बता रहे हैं। जीवन में आप लोगों को ऐसे अनुभव से गुजरना पड़ा है, इतनी छोटी आयु में, वो भी दूर, अकेले। मैं कल्पना कर सकता हूं कि किस प्रकार की मानसिक परिस्थिति से आपको गुजरना पड़ा होगा। कठिनाइयों के बीच भी हम ठीक से अभी इवैक्यूएशन कर पा रहे हैं। हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ दिए थे कि वापस इंडिया जा पाएंगे, क्योंकि 2 मार्च की हम लोग की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई थी। जब इंडियन एम्बेसी और गवर्नमेंट वर्क किए तो हम लोग को एक नया उम्मीद मिला कि वापस इंडिया जा पाएंगे। ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंडियन गवर्नमेंट हेल्प हम इंडिया वापस सेफली आ पाते। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, बहुत अच्छे से हमारे बाकी सारे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे वो कल भी लैंड कर गए हैं, कुछ आज लैंड कर गए हैं। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। छात्रों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सवाल भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि 70 साल की नीतियों की वजह से बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। मोदी ने कहा कि पहले 300 से 400 मेडिकल कॉलेज थे, हमने उन्हें 700 तक पहुंचाया। पहले 80 से 90 हजार सीटें थी, अब 5 साल में 1.5 लाख सीटें हुई हैं। मेरी कोशिश है कि हर जिले में
मेडिकल कॉलेज हो, शायद अब 10 सालों में इतने नए डॉक्टर बन जाएं जितने पिछले 70 साल में भी नहीं बने। इससे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। किसी का बच्चा यूक्रेन में फंसा तो उनका गुस्सा जायज है। हमारा देश मजबूत हो, इन सारी समस्याओं का समाधान उसी में है। उसी प्रकार से मैं तो अभी भी मानता हूं कि हमारे देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कौन माँ बाप चाहते कि इस छोटी उम्र में अकेले भेज दे? कोई माँ बाप नहीं चाहता। लेकिन हम लगे हैं। देखिए, पहले करीब 300-400 के बीच में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज थी। अब हम करीब 700 तक पहुंच गए हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं। पहले हमारे देश में कोई 80-90 हजार के बीच में सीटें थी। अब पिछले 5 साल में हम उसको 1.5 लाख तक पहुंचा दिया है। यूपी में भी नए 2100 विद्यार्थियों के लिए सीटें बनाई हैं। यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी करीब डबल हो रही है। और मेरी कोशिश है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा। तो मेरी ये कोशिश है। लेकिन अच्छा है, सबको ये बताइए कि भाई देश के लिए तो कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। समाज का कर्ज कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस संकट के समय स्वाभाविक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा गुस्सा भी करता है तो मैं मानता हूं ये स्वाभाविक है। भाई, इतनी मुसीबत से आया है और इतनी ठंड में इतना चलना, तो ये बहुत स्वाभाविक है। अगर किसी बच्चे को, उसके माँ बाप को भी अगर गुस्सा है, इवन मेरे लिए, तो भी मेरा मत है कि उसका एक गुस्सा जायज है। खैर, जब समझेगा, मन शांत होगा तो फिर प्यार भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके परिवार को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं भैया। कहने को तो इस चुनौती भरे समय में आज राजनीतिक एकजुटता की तस्वीर भी सामने आई। यूक्रेन पर MEA की बैठक में नेताओं ने कहा, हम सब साथ साथ हैं। मीटिंग में राहुल ने ऑपरेशन गंगा की तारीफ की, लेकिन आप जानते ही हैं कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं। फंसे हुए भारतीयों को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आज की MEA की मीटिंग का कोई असर नहीं है। इसे लेकर किस लेवल पर राजनीति हो रही है, उसे वाराणसी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने आई ममता बनर्जी का बयान सुनकर समझ सकते हैं। सुनिए ममता बनर्जी जी ने क्या कहा। वो तो उसका MP को भेजता है, उसको MP को भेजता है पॉलिटिक्स करने के लिए, उसको मिनिस्टर को भेजता है फ्लाइट में भाषण देने के लिए। हमें नहीं करने चाहते हैं, हम ऐसे ही जाने चाहता है। अगर हमको कहे कि इसको बचाने के लिए आप जाओ युद्धों में जाने के लिए भी हम तैयार है। हमारा देश में जितना महिला है उसको भी तैयार करे तो ऑल महिला इज रेडी टू फाइट द बैटल टू सेव द कंट्री। ये नहीं है, वो लोग पॉलिटिक्स ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। ममता बनर्जी की बातें आपने सुनी। दर्शकों, यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को अटैक किया। भारत सरकार ने यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को पहली एडवाइजरी 15 फरवरी को दी थी। 9 दिन पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा की पहली फ्लाइट भारत पहुंच चुकी थी। मैं अब आपको आज यानी 3 मार्च के ऑपरेशन गंगा के तहत कितने छात्र आए इसका ब्यौरा देना चाहती हूं। आज 19 उड़ानें शेड्यूल हुई हैं और 3276 भारतीय वापस आ रहे हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से 8 फ्लाइट्स, बुदापेस्ट हंगरी से 50 फ्लाइट्स, रेजोव पोलैंड से 30 फ्लाइटें और अगर आप 3 फ्लाइटें, और अगर आप देखें तो रोमानिया से 2 फ्लाइटें, आप देखिए स्लोवाकिया से 1 फ्लाइट आई है। इसमें से कुछ फ्लाइट्स ट्रांजिट में हैं और कल तक पहुंचेंगी, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों का अपना राग है।
उन्हें आरोप लगाना है कि यूक्रेन के हालात को समझने में देर की गई, रेस्क्यू मिशन में भी देरी हुई और सवाल यह है कि विपक्ष के आरोप को गंभीरता से लिया जाए या ना लिया जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्रालय के सलाहकार समिति के नेताओं को यूक्रेन संकट पर अपडेट भी दिया। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पर लिखा, रणनीतिक और मानवीय पहलुओं पर अच्छी बातचीत हुई। यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के प्रयासों पर मजबूत और एकजुट संदेश दिया गया। इस मीटिंग में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इवैक्यूएशन पर प्रतिक्रिया की तारीफ की। हालांकि यूक्रेन संकट के बहाने उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की और दोहराया कि चीन पाकिस्तान करीब आ रहे हैं। मीटिंग में कई सांसदों ने कहा कि भारतीयों को निकाले जाने का काम देर से शुरू हुआ। मीटिंग के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर पर लिखा, यूक्रेन पर विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की एक्सीलेंट मीटिंग हुई। इस भावना के साथ विदेश नीति चलाई जानी चाहिए। आज इसलिए सवाल पब्लिक का यही है। नंबर 1, यूक्रेन से रेस्क्यू मिशन पर सिर्फ सियासत के लिए सियासत हो रही है। सवाल नंबर 2, मंत्रियों को विशेष दूत बनाने से रेस्क्यू मिशन तेज नहीं हुआ क्या उन्हें नहीं भेजना चाहिए था? सवाल नंबर 3, यूक्रेन संकट में भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और मजबूत हुई है या गिरी है? इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता है बीजेपी के, अजय वर्मा नेता है कांग्रेस के, संजय झा राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेजर जनरल जीडी बख्शी जी हमारे साथ हैं। लेकिन इन सब मेहमानों के पास जाने से पहले मैं अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहूंगी जो इस वक्त यूक्रेन के लवीव में मौजूद हैं। प्रदीप, सूरत हाल ताज़ा क्या है? भारतीय लोगों को वहां से निकाला गया है, लवीव में मुझे लग रहा अभी भी नॉर्मल सिचुएशन है। कितने भारतीय लोगों से संपर्क हो पाया है, कितने बाकी रह गए हैं यूक्रेन में? देखिए, सुबह से मैं लगातार भारतीय लोगों से बात कर रहा हूं कि भारतीय स्टूडेंट से भी बात करता आ रहा था। लगातार वो बता रहे हैं कि जो खासकर खार्किव में फंसे थे कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से एम्बेसी उनकी मदद कर रही है उनको जगह जगह पर पहुंचाने के लिए और उनके लिए फ्लाइट्स का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। एक तरफ जहां रूस की फौज ने यूक्रेन को घेरा है, वही दूसरी तरफ हमारे अपोजिशन पार्टी के लीडर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। रियलाइज नहीं करते कि इस लड़ाई में कौन सफर करेगा, आके भारतीय स्टूडेंट सफर कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, एम्बेसी पूरी तरह से एफर्ट कर रही है। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ जो खार्किव से आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी मुश्किल स्थिति थी खार्किव में? खार्किव में सभी का हाल ख़राब था क्योंकि हम में से किसी को पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। कंटिन्यूस शेलिंग हो रहा था और जो मेट्रो में फंसे थे उनको खाना और पानी का भी कोई आइडिया नहीं था। और एम्बेसी ने कैसी अब जो मदद की है उससे कितना फ़ायदा आपको हुआ है? आज यस्टरडे हमको एम्बेसी ने 3 जगहों पे आने को कहा है जो भी बच्चे हैं खार्किव में, और जो पहले सुबह गए थे वो लोग ट्रेन पकड़ के, हम लोग अभी वेस्टर्न बॉर्डर्स जाके इवैक्यूएशन जा रहे हैं। तो जो अभी बाकी हैं वो लोग एम्बेसी के साथ, एम्बेसी के दिए हुए सेफ जगहों पे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि कुछ देखा है कि सदर्न स्टेट्स में कुछ कह रहे हैं कि हम अपने डीएमके के जो एमपीज को भेजना चाहते हैं, तो कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? हम लोग को समझ में आता है कि वो लोग अच्छा सोच के करने का कोशिश करें स्टेट बाय स्टेट, पर इस टाइम पे अगर स्टेट और सेंट्रल एक साथ काम करे तो और अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स एक साथ फंसे हैं। नाविका जी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पैगाम और कितना इंपॉर्टेंट मैसेज ये बच्चे दे रहे हैं। जब ये बच्चे ऐसा सोच सकते हैं तो क्यों हमारे सियासतदान नहीं ऐसा सोच सकते? कहते हैं कि ये वक्त नहीं है स्टेट और सेंटर को अलग अलग देखने का, ये वक्त है नहीं है सियासत करने का, ये वक्त है यकजायती के साथ एकजुट होकर काम करने का और बच्चों को वहां से निकालने का। देखिए इनके चेहरे पे एक राहत की सांस दिख रही है। काफी मुश्किल स्थिति में थे, पानी तक नहीं इनको मिल रहा था। पिछले 2-3 दिनों से कह रहे थे कि हम टैप वाटर पी रहे थे, वहां नलके से पानी। अब क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने पापा मामा को, क्या कहना चाहेंगे आप? We are all safe. Nothing to get afraid. We'll come back soon. You want to say something? कुछ अपने पापा मामा से कहना चाहेंगे? Yeah, we are on the way to our home. We all are safe. We are good, and we'll be soon. आप क्या कहना चाहेंगे पापा मामा से यहाँ, क्योंकि आप सब लोग आपको टाइम्स ऑफ भारत पर जो देख रहे होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता से? डरो मत, और कुछ दिन की बात है, कुछ दिन में हम लोग घर वापस आ जाएंगे।
जहां इतनी परेशानी हुई है, बस कुछ दिन की बात है, जल्दी वापस आ जाएंगे। प्रदीप दत्ता जी, इनसे बच्चों से पूछिए ना कि ये कहां से हैं, कौन से स्टेट से आते हैं और घर पहुंचने की जल्दी है, तो एम्बेसी ने कुछ बताया है कब की फ्लाइट होगी उनकी, कहां से ये बच्चे गए हैं यूक्रेन पढ़ने के लिए? ठीक है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग खार्किव में हॉस्टल में रहते थे। लेकिन असली रहने वाले भारत में कहाँ से? हम लोग तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु के रहने वाले हैं। अभी आपको कुछ बताया कि कौन सी फ्लाइट वगैरह के बारे में? फ्लाइट्स का तो बताया नहीं, बट कॉन्स्टेंटली एक पर्सन हमारे हम जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वहाँ से वो लोग डिटेल्स रखते हैं कि आप लोग कहाँ हो, कौन से बॉर्डर जाने वाले हो, सर आप बताया रखो करके वो लोग डिटेल्स रखे हैं। आप भी तमिलनाडु से? हाँ, आप भी तमिलनाडु से? ये तीनों लोग तमिलनाडु के हैं। देखिए, आज ही के दिन मुझे तमिलनाडु के स्टूडेंट से बातचीत करने का मौका मिला जब डीएमके की तरफ से एक सियासत चल रही है कि हम अपने मेंबर पार्लियामेंट भेजेंगे। और देखिए, तमिलनाडु के स्टूडेंट्स का कहना है कि ये वक्त नहीं है कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ये वक्त है एक साथ रहने का, ये वक्त है कि हमें किसी तरीके से यहाँ से निकालना, क्योंकि यही एक चाहिए। और जो ये टाइम्स ऑफ नवभारत पे हम ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, हम दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, ये खाली एक प्रोग्राम की तरह ना देखिए, एक कनेक्ट की तरह भी देखिए। हम लोगों को उनके परिवारों से भी कनेक्ट करा रहे हैं, बच्चों को उनके परिवारों से कनेक्ट करा रहे हैं। इसीलिए मैं नाविका जी इनसे लगातार ये सवाल पूछ रहा था कि अपने पेरेंट्स को ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि लगातार इनके पेरेंट्स परेशान थे। वो अक्सर हमारे यहाँ तो टाइम्स ऑफ नवभारत स्टूडियो में कॉल करते थे, बोलते थे कि हमारे बच्चों का हाल बताइए या सरकार से बात करिए। तो इसी वजह से मैंने इनसे कहा कि आप अपने पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं। और सबसे बड़ा पैगाम मुझे लगा जो कि इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि हमें एक साथ यूनिटी दिखानी होगी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और यही एक पैगाम मुझे लगता है कि अगर हमारे सियासतदान समझ जाए तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। 5 लाख के करीब यहाँ पे शरणार्थी हो चुके हैं, अपने ही घर में रिफ्यूजी बन चुके हैं। पिछले जो 7-8 दिन से जो जंग चल रही है, रशिया की तरफ से पूरी कोशिश थी कि कीव पे कब्जा कर पाए, लेकिन जो वॉल ऑफ रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिला है यूक्रेनियन की तरफ से, वो भी एक सराहनीय है, क्योंकि उनके जज्बे जुनून को भी सैल्यूट करने का मन करता है और इन बच्चों के जज्बे जुनून को भी सैल्यूट करने का मन करता है। इतनी डिफिकल्टी के बाद भी मैं देख रहा हूं उनके चेहरे पे आज मुस्कान है। कितनी परेशानियां देखी, लेकिन अब ये घर की ओर जा रहे हैं तो परेशानियां और कम होती जाए। बिल्कुल प्रदीप जी, कल जब हम आपसे बातचीत कर रहे थे तो बिल्कुल कोई नजर नहीं आ रहा था आसपास। आज लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। ये मुझे लगता है लोग दूसरे शहरों से लावीव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लावीव इस वक्त महफूज है, सुरक्षा सही है वहां पर। अपना कैमरा घुमाकर दिखाइए कितनी भीड़ है, क्योंकि कल यहाँ पंछी तक नहीं बोल रहा था। आप और गिलबर्ट साहब दिख रहे थे हमारे सहयोगी। बिल्कुल, मैं और जॉनथन कल जब इस जगह पे थे तो कोई नजर नहीं आ रहा था। अब देखिए, मैं जॉनथन से कहूंगा कि कैमरा उस तरफ घुमा दे। जॉनथन, आप कैमरा इस तरफ घुमा के जरा दिखाइए। देखिए कितने लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे। बहुत सारे लोग जो कि पिछले कई दिनों से खार्किव या कीव के इलाके में फंसे हुए थे, वो यहाँ पे सुरक्षित जगह पर आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सा इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे लिव के लोग जो है काफी मदद कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टी स्टॉल लगाया है, बच्चों के दूध का इंतजाम रखा है, पानी दे रहे हैं, स्वीट्स दे रहे हैं। और आप देखिए, मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा, इन बच्चों को भी इन्होंने ये सारा कुछ खाने के लिए दिया। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इनको भी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की गई है, ताकि अगर आप अपने सफर पे जाएं तो सब कुछ खाने के लिए होगा। क्या क्या दिया है इसमें इन्होंने? ये बन और बहुत सारे कैनबेरीज, और फिर हमको मैक्रोनी, नूडल्स, वैसे सभी इनके मदद से मिला है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर मुश्किल की घड़ी में आपको थोड़ा सा भी कोई मदद करे तो वो हमेशा के लिए, पल भर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए वो आपको याद रहता है। तो ये शायद मेरे ख्याल से ये जो प्यार और मोहब्बत इनको भी यहाँ मिली है, ये भी हमेशा ही याद रखेंगे मुश्किल की घड़ी में जो इनको मिली है। और आज आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पे। लेकिन एक परेशानी का आलम यह है कि लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। यही एक मंजर हमने देखा था। आज शायद ये वेस्ट की जो दोगली नीति है वो भी सामने दिखती है। हमने देखा था 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का भी इसी तरीके से पलायन हुआ था पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से, लेकिन तब भी वेस्ट ने कोई आवाज नहीं उठाई। रेफ्यूजी स्टेटस होना बहुत बड़ा दर्द होता है, शायद समझ आए, बहुत बड़ा दर्द होता है। प्रदीप जी, आप भी एक वहां पर लोकल ऑफिस खोल लीजिए और जितने हिंदुस्तानी बच्चे आए वहां पर
सबसे संपर्क में रहिए और कोई भी किसी को भी परेशानी हो तो आप लोग हमें फोन करें। हम यहाँ पे कंट्रोल रूम जो है वहां तक आपके सारे मैसेजेस, बच्चों के सारे मैसेजेस पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि वतन वापसी सबकी होनी है। और जब आखिरी हिंदुस्तान निकल रहा होगा तो प्रदीप जी आप भी घर लौट आइएगा। वतन वापसी का आपका भी बहुत इंतजार हो रहा है। अपना ध्यान रखें और सारे स्टूडेंट्स जो वहां पर हैं उनका भी ध्यान रखें। और यही मंजर है इस वक्त जो लवीव यूक्रेन में नजर आ रहा है। मैं वापस चलूंगी। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। और संजय झा जी, ये जो पूरी बातचीत मैंने आपको सुनाई है, ये इसलिए सुनाई आपको क्योंकि वहां से ताजा लाइव आपने स्टूडेंट्स को सुना। वहां पर शरणार्थियों को कोई पूछ नहीं रहा कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप कौन से देश से आते हैं। वो आपने देखा किस तरह बंस, किस तरह खाने पीने की चीजें बच्चों को देकर गए हैं। ये यूक्रेन में हो रहा है और सबकी सपोर्ट हो रही है। इंडियन एम्बेसी उनके साथ टच में है। मुझे ये बताइए कि जब चीफ मिनिस्टर्स आकर कहते हैं कि हम अपने अफसर भेजेंगे, हम करेंगे, तो ये क्या एक तरह की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, एक तरह का अपॉर्चुनिज्म नहीं है कि मौका परस्ती में आप इस इंसानियत को सोचने की बजाय आप कंपटीशन करने लग गए, जब सब कुछ हो रहा है, भारत की सरकार सब कुछ कर रही है? देखिए नाविका जी, मैं संक्षेप में दो चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले कि जो अभी हालात हैं, जो माहौल काफी, हम जानते हैं कि हमारे छात्रों के लिए बहुत बड़ी परेशानी रही है, मुसीबत रही है। नवीन शेखरप्पा की मृत्यु हो गई, बहुत ही दर्दनाक हालात। परंतु ये बात भी सच्चाई है इसमें कि यदि हमारी सरकार कोशिश करती तो शायद उनको जल्दी मालूम हो सकता था कि रशिया यदि आक्रमण करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि भारत का संबंध मॉस्को और वॉशिंगटन के साथ काफी अच्छा रहा है। लेकिन मैं इस बात पर भी आपके साथ इत्तेफाक रखता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं समझता हूं कि ये जो बड़ी परेशानी हमारे सामने में है कि अपने सब छात्रों 20,000 लोगों को हम भारत वापस ले आए सेफ एंड साउंड, ये आसान काम नहीं है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी की सरकार, उन पर आलोचना हुई, और वो मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र में यदि विपक्षी दल यदि सरकार को बोले कि आप और मेहनत करें, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आज जब मैं देखता हूं कि 4 मंत्री वहां गए हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैंने पिक्चर देखा, जनरल वीके सिंह, वो खुद वहां खड़े हैं, वो जनरल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो छात्रों को बोल रहे हैं कि आप प्लेन में जाइए, यहाँ बैठिए, मैं समझता हूँ कि भारत के लिए एक अच्छा, लोगों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा कि जब कठिनाई या परेशानी का माहौल ऐसा हो जाता है। लेकिन बाकी लोग तो कह रहे हैं ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। बहुत से लोग कह रहे हैं विपक्षी दलों के कि ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। तो शहजाद पूनावाला, मैं पूछना चाहती हूँ, पहले क्यों नहीं पता चला? अमेरिका को पता चला था, जिनके सैटेलाइट्स हैं उनको पता चला था कि ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि भारत को 24 तारीख से पहले पता होना चाहिए। क्या पूरे विश्व में जो हुआ 24 तारीख को, इस पर सरप्राइज नहीं था? एकदम अचानक कैसे हुआ? ये कैसे समझते हैं कि भारत की चूक थी ये कि उन्हें पहले नहीं पता चला? नाविका जी, मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले मैं महाभारत में जो युधिष्ठिर ने कहा था वो आपको बताना चाहता हूं। परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम परेस्तु विग्रहे प्राप्त वयम पंचाधिकम शतम। इसका मतलब ये होता है, युधिष्ठिर कहते हैं कौरवों से कि जब आप और मैं लड़ रहे हैं, कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, तब तो हम 100 बनाम 5 है, परंतु जब हम एक भारी ताकत या विषम परिस्थिति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हम 100 बनाम 5 नहीं, हम 105 है। पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के जो कांग्रेसी कौरव है वो इस भावना से इत्तेफाक नहीं रखते, और जहां पर भी राष्ट्र नीति पर राजनीति करनी हो, दल हित को देश हित के ऊपर रखना हो और
परिवार हित को साधने के लिए राष्ट्र हित के साथ समझौता करना हो, वहां पर राहुल गांधी जरूर पहुंच जाते हैं। अब देखिए इनकी मानसिकता, वैसे तो प्राथमिकता 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 कर रहे थे, और आज ही की तस्वीर है जो टाइम्स नाउ ने ब्रेक की, किस प्रकार से राहुल गांधी को जब MEA की कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग में तमाम डिटेल्स दी जा रही थी कि कैसे हम ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट कर रहे हैं, कैसे हर एक भारतीय को बचाने के लिए 20,000 भारतीय थे, लगभग 85% भारतीयों को लाया गया है, किस प्रकार से उनको लाया जा रहा है, और केवल भारतीय नहीं, भारतीय के साथ जो पशु है उनके पेट्स को भी लाया जा रहा है। यह मानवतावाद का परिचय भारत देता है। नेपाली लोग भी कह रहे हैं कि हमें बचा दीजिए, तो उनको भी बचाने का प्रयास कर रहा है भारत। इस प्रकार से जब एक हरक्यूलियन एफर्ट की जा रही है, तब राहुल गांधी उसमें ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका ध्यान व्हाट्सएप फॉरवर्ड में था, मतलब देश का ध्यान नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड, राहुल गांधी का ध्यान नो व्हाट्सएप लेफ्ट अनरेड। ये उनकी प्राथमिकता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं, देखिए नाविका जी, 2014 के बाद भारत ने एक तय कर दिया है कि कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी भारतीय अगर फंसा होगा, इराक की हमारी नर्स बहनें थी आईसिस में, इराक में फंसी हुई थी, लिबिया में, सीरिया में, नेपाल में, चाहे वो यमन में भारतीय और नॉन इंडियंस को बचाना हो, चाहे वो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान से भारतीय ही नहीं बल्कि अफगान सिख और हिंदू को बचाना हो, या चाहे वो वंदे मातरम मिशन के तहत 70 लाख भारतीयों को सुरक्षित भारत लाना हो, या आज ऑपरेशन गंगा हो, नरेंद्र मोदी जी की एक ही प्राथमिकता है कि मेरे भारतवासी दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनको हम लोग सुनिश्चित वापस करेंगे, सुरक्षित लाएंगे और बिना खर्च के। परंतु दुख की बात यह है कि जो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं नाविका जी, कल कारखीव में, वहां पे बहुत सारे भारतीय थे, बहुत सारे निकल गए थे, पर वहां पे बहुत बमबारी हो रही है, परंतु खार्किव में भी 6 घंटे का एक एडवांस वार्निंग रशिया ने भारत को दिया, और किसी मुल्क को नहीं दिया, और किसी मुल्क को यह सेफ पैसेज नहीं मिला कि बिल्कुल युद्ध को विराम देके अपने भारतीयों को निकाला गया। और अजय वर्मा जी, राहुल गांधी कहते हैं इट्स नॉट अ फेवर, इट वाज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। एक तरफ आप कहते हैं आपको पहले नहीं पता चला, दूसरी तरफ यहां पर बातचीत से इतना तक समय दिया गया कि युद्ध को विराम देकर भारतीय लोग जो वहां फंसे हुए हैं, जो आज लवीव में खड़े हुए थे प्रदीप दत्ता हमारे सहयोगी के साथ, वो सारे खार्किव से आए हुए हैं। और अजय वर्मा जी इस पे कहा इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ ड्यूटी, मतलब हम पे एहसान नहीं हुआ। अजय वर्मा जी, ये किस तरह का बयान है? अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जनरल GD बख्शी, ये किस तरह का बयान है? ड्यूटी यानी कि आपका कर्तव्य है, आपने एहसान नहीं किया किसी पर, ये किस तरह का बयान था राहुल गांधी का? इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नाविका, मैं आपको याद दिलाऊं कि भारत की जो एम्बेसी है उसने हमले के 8 दिन पहले बिल्कुल सबको एडवाइजरी दे दी थी कि प्लीज़ यूक्रेन छोड़ दें। उस वक्त जो रशियंस थे उनका एक कॉन्सेप्ट होता है मास्करोविका, मास्क करना कि हमला कब होगा, कहाँ होगा, कितनी तादाद में होगा, ये हमले के पहले बहुत ज़रूरी होता है। और उन्होंने बड़ी बाखूबी से इसको किया। पहले अमेरिका ने बोला 16 फरवरी को हमला हो रहा है, 16 फरवरी हुई, आके टल गई, कुछ नहीं हुआ, फिर कोई और डेट दी गई, मतलब अमेरिकन्स भी ठीक तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाए कि हमला कब होगा। जहाँ तक बेचारे हमारे छात्रों का सवाल है, उन्होंने अपने यूक्रेनियन भाई बंधुओं से, फौजियों से बात करी, और उन्होंने कहा नहीं जी कुछ हो रहा है, ये तो सब गीदड़ भभकी है, कि रूस ऐसे ही डरा रहा है, करेगा कुछ नहीं। इसके चलते हमारे छात्र भी बेचारे उनके कहने में आ गए। स्वाभाविक है, कौन 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए खर्चा करना पड़ता है एक एयर टिकट पे, जब उसको पता चले बाद में कि कुछ नहीं हुआ। तो साहब, अगर मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ नाविका जी कि हमारे बहुत से सीनियर जनरल्स भी जो यहाँ थे, अमेरिका में जो हैं लोग हैं, वो सब इस भलेखे में आ गए कि रूस केवल गीदड़ भभकी दे रहा है, करेगा कुछ नहीं।
इंडियन मिलिट्री रिव्यू जिसका मैं संपादक हूं, हम लोगों ने एक वॉर गेम की थी अपने जो सारे जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उनके साथ, और हमने कहा था साहब कि हमला तो अवश्य होगा, और 7 से 10 दिन हमारा अनुमान था ये चलेगा। आज 8वां दिन है, 2-3 दिन में और हमारा अंदाज है कि ये खेल खत्म होगा। तो साहब उस वक्त ये मैं आपको बता दूं कि अब वहां जंग छिड़ी हुई है, फुल स्केल वॉर। पहले थोड़ा लिमिटेड थी क्योंकि रूस चाह रहा था कि ये आत्मसमर्पण कर दें। पूरे अमेरिका ने, नेटो ने उकसाया यूक्रेन को, लड़ो लड़ो, लड़ जाओ, मर जाओ। वो मर तो रहे हैं साहब, लेकिन ना अमेरिका सपोर्ट में आया, ना नेटो ने बूट्स ऑन ग्राउंड किए, लेकिन वहां चल रही है साहब भीषण लड़ाई। अब ऐसी लड़ाई के अंदर से आप क्या कर सकते हैं? आप कोई पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे? बताइए। अमेरिका ने मना कर दिया, अमेरिका सुपर पावर, कि साहब हम आपको नहीं निकाल पाएंगे, पीरियड, खत्म। ये यूके ने मना कर दिया, बाकी नेटो देशों ने मना कर दिया कि हम नहीं निकाल पाएंगे। चीन ने कुछ नहीं किया अपने नागरिकों के लिए, वो भी बड़ी भारी ताकत है साहब। और पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया अपने नागरिकों के, केवल भारत। और भारत का ऑपरेशन गंगा बड़े स्केल पे माउंट हुआ है साहब। हमने पहले कभी नहीं देखा कि 4 मिनिस्टर्स आपके 4 बॉर्डरिंग कंट्रीज में जाके वो कैंप कर रहे हैं, ताकि एम्बेसी का जो काउंसलर एक्सेस होता है उससे कहीं बढ़कर मिनिस्टेरियल लेवल पे एक्सेस हो। हमने रूस से बात की है, हमने यूक्रेन से बात की है। ये मात्र भारत के लिए हुआ है कि उसने आपको 6 घंटे का नोटिस दिया कि जनाब प्लीज निकाल लीजिए अपने लोग खाड़कीव से, हम खाड़कीव की ईंट से ईंट बजाने वाले हैं। उन्होंने 2-3 दिन पहले कह दिया कि कहीं से निकल जाएगी, लेकिन इनको लग रहा है ये सही नहीं था। तो साहब आप बताइए, अब इसमें आप सरकार इससे ज्यादा कर क्या सकती है? नहीं, ये पूरा सही नहीं था, इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं कि एहसान थोड़ी किया, कर्तव्य है ये आपका। तो अजय वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल के लोग भी भारत से मदद मांग रहे हैं, और एक तरफ चारों मंत्री वहां खड़े होकर एक एक फ्लाइट में एक एक बच्चे से पूछ कर कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, उनको फ्लाइट में चढ़ा रहे हैं ताकि विलंब ना हो, देर ना हो। प्राइवेट एयरपोर्ट तक खुलवा दिया है बुदापेस्ट में, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी को लगता है कि प्रधानमंत्री ने कुछ किया ही नहीं। राहुल गांधी को नहीं लगता। पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब मेरी आवाज आ रही है तो मैं बोलूं, राहुल गांधी को नहीं लगता, बल्कि हिंदुस्तान के उस 80% लोगों को ये लगता है कि जब 15 तारीख को अस्थायी एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, 15 तारीख को, आज 3 तारीख को आपके साथ फिर बैठे हैं, और अभी जनरल जीडी बख्शी साहब भी कह रहे थे कि मुझे अंदेशा था कि युद्ध होगा। जब जनरल जीडी बख्शी साहब को अंदेशा था कि युद्ध होगा, तो आप कह रहे थे अभी कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे नहीं पता, क्या नहीं पता कि 24 को क्या होगा क्या नहीं होगा। अनुमान ही तो होते हैं, बजट का भी अनुमान लगता है, देश में 1 साल पहले बजट जब बनता है तो उसका भी अनुमान लगता है। राहुल गांधी जी के नाम के बिना मेरे साथी मित्र को नींद नहीं आती है, खाना नहीं खाते हैं, राहुल जी रटते रहते हैं माला लेकर। वो फोन जो देख रहे थे, क्या उनके साथ बैठे थे कि क्या कर रहे थे? मैं बताता हूँ आपको, मैं भी साथ नहीं था, हालांकि वो ज्ञानवर्धन करना चाह रहे थे। उनके पास सूचनाएं आ रही थी भारत के लोगों से और बाहर से कि राहुल जी ये चीज यहाँ कही है। उनके अपना लोग भेजते हैं, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग भेजते हैं कि क्या चीज है, कैसे करना है, लेकिन हर चीज को आप नेगेटिविटी से देखेंगे। उसका कारण है एक पॉलिटिकल विंडेक्सा ये लोग चला रहे हैं। जो हालात वहां पर ही छात्राओं शहजाद पूनावाला जी, आपको नींद नहीं आती है जब तक आप राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेते? ये आरोप है आप पर अजय वर्मा जी का। नाविका जी 2 मिनट 10 सेकंड और बोलूंगा। जो वहां से नाविका जी छात्राओं ने भयानक वीडियो भेजे जा रहे थे, वो इतने डरावने थे कि अकेले राहुल गांधी नहीं, देश और प्रदेश के सब लोग डर रहे थे। और अगर इनकी आवाज उठाना, इनके बारे में कहना, सरकार को चेताना ये गुनाह है, तो ये गुनाह अपोजिशन और कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। देश को बचाने के लिए, देश के नागरिकों को बचाने के लिए सरकार तो चुनाव में प्रधानमंत्री की सभा में बना। जनरल जीडी बख्शी को पता चल गया था तो प्रधानमंत्री जी को कैसे नहीं पता चला? और राहुल गांधी मीटिंग के दौरान, आपसे ही पूछ रही हूँ शहजाद पूनावाला, आपसे ही पूछ रही हूँ कि मीटिंग के दौरान बच्चों के उनको मैसेजेस आ रहे थे और यहाँ तस्वीरें चल रही हैं, बेलारूस में रूस और यूक्रेन की मीटिंग शुरू हुई है, लेकिन जवाब दीजिए शहजाद जी।
नहीं नाविका जी, इनसे जरा क्या मैं आ पूछिएगा सकता कि हूं? जब क्योंकि पुलवामा डायरेक्ट के सवाल मेरे हमारे ऊपर किया शहीदों को अंतिम दर्शन, नाविका जी मैं बीच में किसी के नहीं बोलता हूं और मैं जनरल चाहता हूं कि जीडी मेरे भी बख्शी बीच में कोई नहीं बोले। बोलना चाह रहे थे। जनरल नाविका जीडी जी, बख्शी जब- मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी, शहजाद का पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाए उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जी आपका नाम लिया गया था, आप जरूर जवाब देंगे। नहीं, मैं जनरल साहब बस 10 सेकंड, जी 10 सेकंड के बाद आपको मैं फ्लोर दे देता हूं, आप प्लीज बोलिए। देखिए ऐसा है कि जब पुलवामा के शहीदों को लाया गया अंतिम दर्शन के लिए पालम एयरपोर्ट पर, तब भी राहुल गांधी फोन पर लगे हुए थे। अब इनको लगता है कि तब भी कोई सूचनाएं आ रही थी क्या, चाइना से या पाकिस्तान से सूचना उस समय आ रही थी जब वो उस समय पर भी फोन देख रहे थे। और देखिए कैंडी क्रश खेलना मुझे नहीं लगता कि सूचनाओं के साथ उसकी तुलना की जा सकती है। बहरहाल वो जो भी है वो राहुल गांधी का व्यक्तिगत विषय है। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं नाविका जी। एक समय था, यहाँ पे जनरल जीडी बख्शी बैठे हैं, वायुसेना के विमान और हमारे नौसेना के जहाज एक परिवार के 10-10 दिन तक वेकेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। आज भारतीयों को C-17 ग्लोब मास्टर दुनिया का कोई भी कोना हो वहां पर जाती है और मुफ्त सुरक्षित लेकर आती है। यह बदलाव हुआ है। आज देखिए भारत में उत्तराखंड में जब त्रासदी आई 2013 में, तो एक कंपनी को फायदा दिलाने के लिए इवैक्यूएशन का 1 करोड़ रुपया 3 दिन का दिया गया। मतलब कि आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर कैसे मिले यह भी इस देश ने देखा है। और आज देश का विशाल हृदय इतना बड़ा है कि आज अगर भारतीय फंसा है, भारतीय के साथ उसका पेट भी फंसा है, तो उसको भी मुफ्त लाने का काम गाइडलाइन चेंज करके कि तुम भी आओ और तुम्हारे साथ तुम्हारा जो प्राणी है, मुक्त प्राणी है, वो भी साथ में आएगा और भारत सबकी सुरक्षा और रक्षा करेगा। आज यूनाइटेड किंगडम, चाइना और यूएसए अपने नागरिकों को लाने में असमर्थ रहे, परंतु भारत ने हर वो प्रयास किया जो मुमकिन था। चारों देशों से, 5 देशों से बॉर्डर बिल्कुल। के बाद जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी जवाब दीजिए। अजय वर्मा जी ने कहा, आपसे कहा कि आपको अनुमान था, प्रधानमंत्री को अनुमान नहीं था। अब आप इनको समझा दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल क्या मैं जवाब दे सकता हूं? थैंक यू। देखिए अजय वर्मा जी, मेरे ख्याल उनका कोई फ़ोन खराब था या कुछ खराब था, वो मेरी बात सुन नहीं पाए, इसलिए वो व्यक्तिगत आरोप मेरे पे लगा रहे। मैं आपको बताया कि हमले के 8 दिन पहले, 8 days before the actual attack, the इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू किया था कि प्लीज यूक्रेन छोड़ दें। अब बताइए साहब, इससे ज्यादा क्या कर सकता है कोई? एडवाइजरी ही दे सकते हैं ना, अरेस्ट करके एयरक्राफ्ट में तो नहीं डाल सकते। ठीक है साहब। और उस वक्त दुनिया को असमंजस था, केवल अमेरिका वो बोल रहा था इस दिन उस दिन, उसके सारे दिन गलत निकल रहे थे। 16 फरवरी को अमेरिका ने बोला था हो जाएगा साहब हमला जाके 24 फरवरी को हुआ। तो मगर अगर CIA को नहीं पता, बाकी सबको नहीं पता, हम भी अंदाज लगा रहे थे ओपन सोर्सेज पढ़ के, वो अंदाजों के साथ, और जो हमारे पास इंटेलिजेंस थी उसके मुताबिक। सुन लीजिए ना साहब, मैं प्लीज, मैं भी 37 साल झक मारी है मैंने भी फौज में, इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए साहब, ऐसा है कि 8 दिन पहले जो भी इंटेलिजेंस हमारे पास थी वो आपसे शेयर कर दी गई, सार्वजनिक करके बोला कि साहब यूक्रेन छोड़ दीजिए। उस वक्त कई बेचारे बच्चे थे, वो कह रहे थे ये तो बकवास है, गीदड़ भभकी है, हमको ऐसे ही डरा रहे हैं, रूस कुछ नहीं करेगा, रूस गीदड़ भभकी दे रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि यूक्रेनियन लोग उनको बोल रहे थे। जिन पे हमला होना था उनको अंदेशा नहीं था। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि कई बच्चों ने आके टेस्टिमोनियल्स दिए हैं, कई बच्चों ने आकर हमारे चैनल पर कहा है कि यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज उन्हें कह रही थी 15 फरवरी को, जब ये एडवाइजरी सरकार ने दी थी कि कोई क्लास बंद नहीं होने वाली, क्लासेस जारी रहेंगी, आप लोग छोड़कर मत जाइए, ये यूनिवर्सिटीज का कहना था। इसीलिए शायद बच्चों ने सीरियसली नहीं लिया उस वक्त। लेकिन कमाल है अजय वर्मा जी, राहुल गांधी का भी कमाल है और आपका भी। और जनरल जीडी बख्शी जब कहते हैं कि 37 साल उन्होंने झक नहीं मारी आर्मी में, तो कभी कभी किसी को इज्जत भी दे देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। लेकिन सवाल आ रहे हैं पब्लिक के, और संजय झा जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं। राजस्थान से आदित्य का सवाल है, जितने लोगों को भारत ने यूक्रेन से बाहर निकाला, शायद ही किसी और देश ने ऐसा किया है। ऐसे में विपक्ष का सवाल उठाना कहां तक जायज है?
और आंध्र प्रदेश से अर्चना पूछना चाहती हैं कि जिस दल में 7 दशक तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, हर आपात मौके पर विकसित देशों के सामने हाथ जोड़कर या फैलाकर खड़े हो गए, उन्हें सियासत गंगा ऑपरेशन में राजनीति ना दिखाई देगी तो क्या दिखाई देगा? जवाब दीजिए। ये जनता का सवाल है, पब्लिक सवाल पूछ रही है। देखिए नाविका जी, मैं जनता के हर प्रश्न का बहुत इज्जत करता हूं। बड़ा वाजिब जो भी प्रश्न पूछा जाता है प्रजातंत्र में, उसका जवाब देना हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए, इसमें राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं हो रही है, क्योंकि मैं इसमें पूरी तरीके से अजय वर्मा जी के साथ मैं सहमत रखता हूं कि विपक्षी दल का भी हम भी उत्तरदायित्व है कि यदि नागरिक, जो हमारे बच्चे जो विदेश में फंसे हुए हैं, यदि उनको कुछ भी तकलीफ हो, उनके वीडियोस हमारे देश में आ रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं है, हम बंकर में छुपे हुए हैं, इंडियन एम्बेसी से कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो उसके बारे में बातचीत करना कोई गलत बात नहीं। मैं ये एक और जवाब में कहना चाहूंगा, क्योंकि एक शख्स ने कहा 70 साल, ये 70 साल का ये बकवास जो भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी में करती है, उसका 1 साल सीधा जवाब है। उनको शायद मालूम नहीं होगा कि 1991 में जब गल्फ वॉर में कुवैत के बहुत भयानक एक युद्ध हुआ था, उस समय भारत उस समय हमें उतना तजुर्बा नहीं था, ना अनुभव था। बख्शी जी जानते हैं अच्छी तरह इसके बारे में। उस समय 1,70,000 भारतीय लोगों को वहां से निकाल के 500 एयरप्लेन गए थे और उनको लेके भारत सुरक्षा में पूरे तरीके से उनकी जो भी तकलीफें थे उसका सामना करते हुए तो भारत वापस लाया गया। और मैं समझता हूं कि ये हमारी है। आज यदि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता, उनको जानना चाहिए कि चुनाव का ये मंच नहीं है, यहाँ पर बयानबाजी कर रहे हैं, डायलॉगबाजी कर रहे हैं, मत कीजिए। यहाँ पर हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आप अभी जो भी कदम उठाएं, हम आपके साथ हैं, लेकिन आपसे प्रश्न आज क्या आप शहजाद की यहाँ पर हम आंख से आंख मिला के कह सकते हैं कि उनके दिल में दर्द नहीं है जब एक नवीन शेखरप्पा की हुई है? बिल्कुल। क्या इन सब बातों हमको बिल्कुल दर्द है, क्यों नहीं दर्द है? शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए। पूरे देश को दर्द है, नवीन का और उसके परिवार का। अजय वर्मा जी, आ रही हूं आपके पास। एक सवाल शहजाद से पूछा है, शहजाद जवाब दे, फिर आपके पास आ रही हूं। देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि दर्द तो हम सभी को है, पर दर्द तब ज्यादा बढ़ जाता है जब आपको याद होगा इन्होंने गल्फ वॉर की बात की। गल्फ वॉर तो शुरू हो गया था तब जब ये इवैक्यूएशन किया, तब के विपक्ष ने ये नहीं पूछा था तब की सरकार से या प्रधानमंत्री से, अरे तुमको पता नहीं चला युद्ध शुरू हो गया और तब तक बैठे रहे। हमने तो समर्थन किया। परंतु आज देखिए, मैं अपनी बात छोड़िए, मैं मनीष तिवारी जी की बात आपको सुनाना चाहता हूं। मनीष तिवारी अपने ही पार्टी को टैग करके बोलते हैं, कांग्रेस लीडर्स आर नोवेयर टू बी सीन और हर्ड, थाउजेंड्स ऑफ आवर चिल्ड्रन आर इन जेपेडी, इट इज दी पंजाब एमपीज, मतलब कुछ 4-5 एमपी उनके जो काम कर रहे हैं, परंतु चरणजीत सिंह चन्नी, हरीश बारमेर, हरीश चौधरी, सिद्धू, ये लोग कहां हैं? तो आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके खुद के नेता पूछ रहे हैं कि आप तो केवल राजनीति कर रहे हैं, एक भी व्यक्ति को नाविका जी, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नाविका जी, मैं इस प्रकार से बीच में नहीं बोल सकता। नाविका जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, उसके बाद ये बीच में बोले और विलाप करें अपना। आप अपना जवाब खत्म करें। मेरा सवाल ये है कि आज तो आप देख सकती हैं, सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे चार मंत्री वहां पर है, हमारे बाकी के मंत्री यहां पर एक एक व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं। मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता भी वहां पर फंसे नागरिकों की मदद कर रहा है, कांग्रेस का, परंतु एक भी नेता राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये मनीष तिवारी कह रहे हैं। दूसरी बात, और मैं एक और फैक्ट बता दूं, और मैं सिर्फ फैक्ट की बातें करूंगी। मेरा बिल्कुल भी कोई आपकी राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। मैं फैक्ट की बात बताऊं, ये कुवैत से निकाला आप हर डिबेट में कहते हैं। मैं आपको बताऊं कितने समय में निकाला था कुवैत से। लड़ाई शुरू होने के बाद 3 महीने लगे थे कुवैत से भारतीय लोगों को निकालने में। तो अजय वर्मा जी, थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जब आप कहें यहां 8वां दिन है आज युद्ध का और आपके 18,000 से ज्यादा लोग वापस लौट चुके हैं। और एक सवाल मैं पब्लिक का भी जोड़ दूं, क्योंकि पब्लिक के सवाल बहुत जरूरी होते हैं। और अजय वर्मा जी,
पब्लिक के सवालों को जवाब सबसे पहले मिलना चाहिए। तो पुणे से विजय का सवाल है, कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं देती, क्यों नहीं पिछले 7 दशक में देश में मेडिकल शिक्षा का जाल खड़ा किया जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़े। 2 शब्द इस बात पर भी बोले। और राहुल जी और प्रियंका जी, ये उनका कहना है और प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है 2014 से अब तक 54% इंक्रीज हुआ है मेडिकल सीट्स में और अगले 10 साल में उन्होंने कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। अजय वर्मा जी, ये 70 सालों में क्यों नहीं हुआ? देखिए नाविका जी, आपने पूछा, मैं बता रहा हूँ और टाइम दीजिए। 45 सेकेंड स्टार्ट नाउ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि निजीकरण के जो कॉलेजों की जितनी आपको याद होना चाहिए, यूक्रेन में जो बच्चे गए हैं 20 लाख से लेकर 22 लाख, 18 लाख से 22 लाख में चले भी जाते हैं, आ भी जाते हैं और 4 साल पढ़ के आते हैं। इस देश में जो निजीकरण 2014 के बाद धुआंधार हुआ है, वहाँ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा में हमारे यहाँ मेडिकल के स्कूलों की पढ़ाई। आपको फी का स्ट्रक्चर भेज दूं, हिंदुस्तान के 10 स्टेट के 10 कॉलेजों का। ये क्यों नहीं बताते कि आपके अलायंस पार्टनर्स के कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं और कितनी कैपिटेशन फीस है, ये भी बता दीजिए ना। दुनिया के सामने पूरा लेखा जोखा दीजिए। कैपिटेशन फीस नहीं होती क्या मेडिकल कॉलेजेस में? कौन चलाता है ये मेडिकल कॉलेज? सारे पॉलिटिशियंस के मेडिकल कॉलेज है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए आप। अजय वर्मा जी, कम से कम जनता की आंखों में धूल मत झोंके। सुनने का प्रयास करिए। जनता के बीच में और हमारे बीच में आप ना आए तो बेहतर होगा। फिर आप कहेंगे तो आप जनता से मिल लीजिए ना, जनता से मिलने निकला कीजिए। सड़क पर निकलना पड़ता है। नेता को कुर्सी पे बैठाती है, जनता ही उतार देगी। ये जनता है सब। और पब्लिक के सवाल मैं उठाती हूँ साहब। पब्लिक जो है आपसे पूछ रही है अगर सवाल, तो टाइम्स नाउ नवभारत के जरिए पूछ रही है। उनको सुनने भी तो दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ। तो कांग्रेस ने जो किया 70 दशक में, वो 7 साल में उस सबको देश में क्या किया जा रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। और रहा सवाल इसका कि 400 करोड़ का एक फंड है जिसमें केवल 44 करोड़ खर्च हुए, वो इसी काम के लिए आता है। क्या 2 जहाज और 1 जहाज भेजे गए थे? उसकी जगह 20 जहाज और 30 जहाज और 40 जहाज नहीं भेज सकते थे? माना आपने मंत्री भेजा, आप काम में लगे। उस वक्त इतने वीडियो आ रहे थे, 25,000 की फीस के बदले 65,000 फीस ली जा रही थी। 50-50 हजार रुपए में बस वालों ने लिए हैं। नाविका जी, ये फैक्ट भी वीडियो दिखा रहे हैं और हमारे भारत के छात्रों ने ही भेजे हैं। मैं आपको 100 वीडियो भेज सकता हूं और मैं भी कंटिन्यूशन टच में हूं। ये सर्टिफिकेट बांटने का काम यहाँ बैठ के जो लोग करते हैं कि साहब हम कर रहे हैं, हम बताते हैं कि हमने किस किस की मदद कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि सरकार है, सरकार का दायित्व पहले बनेगा, बनता है, बनता रहेगा। सरकार इनकी है और इस पर कह के नहीं टाला जा सकता कि विपक्ष पे आरोप लगा के आप इसे टाल देंगे। राहुल गांधी के बिना इनके प्रवक्ताओं को नींद नहीं आती, कांग्रेस के बिना ये सोते नहीं है। चुनावों में, उत्तर प्रदेश के चुनावों में गंगा ऑपरेशन का क्या मतलब है? 2 बार 45 सेकंड दे चुकी हूं आपको अजय वर्मा जी। आपकी कहानी है 45 साल में खत्म नहीं हुई तो 45 सेकंड में कहां से खत्म होगी? लेकिन शहजाद जवाब दे रहे हैं। जी नाविका जी, पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 24 से 48 घंटों के बीच 21 फ्लाइटें लैंड हुई है और 8 मार्च तक 46 फ्लाइट और लैंड होने वाली है और हर एक भारतीय को लाने वाले हैं। तो कुछ 1-2 फ्लाइट की बात नहीं हो रही, 46 फ्लाइट्स जा रही है और लेकर आ रही है भारतीयों को। और जो C-17 ग्लोब मास्टर होते हैं वो तो बहुत बड़े प्लेन होते हैं, उसमें तो हजारों लोग बैठ जाते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके कुछ कांग्रेसी नेता ने बड़ा ज्ञान देते हुए कहा था कि UNGA और UNSC में रशिया के खिलाफ वोट क्यों नहीं किया? आपको रशिया को सबक सिखाना चाहिए था। पुराना दोस्त है तो क्या हुआ? आज मान लीजिए अगर वो किया होता, नाविका जी, कौन जिम्मेदारी उठाता? खार्किव में कौन 6 घंटे का सेफ पैसेज देता? तो देखिए, ये बार बार अपनी, और ये जब क्राइमिया का एनेक्सेशन हुआ था तब ये कांग्रेस वालों ने रशिया को सपोर्ट किया था। तो ये इस प्रकार से केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए राष्ट्र नीति को उसके साथ समझौता करना। और यहां पर आकर मैं इनसे पूछ लूं कि राहुल गांधी ये तो बता दे 5 लोग जिनको उन्होंने मदद की हो, वो 5 नाम नहीं बता पाएंगे कि किन 5 छात्रों को मदद की है। चलिए 5 नाम अजय वर्मा जी से लेंगे, लेकिन हमारे शो पर पब्लिक प्रधान है, पब्लिक के सवाल है जनरल GD बख्शी के लिए। अब आप
आप 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। पब्लिक सवाल जनरल जीडी बख्शी से पूछ रही है। यूट्यूब से कई लोगों के सवाल आए हैं, पंकज श्याम और भी कई लोग पूछ रहे हैं कि अजय वर्मा जी कहां से डेटा लाए हैं कि 80% छात्र सरकार को कोस रहे हैं। पहले तो डेटा डिस्क्लोज करिए, कहां से आया है। हम लोग तो जितने लोगों को सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया, कुछ दिक्कत जरूर है और वो स्वाभाविक है। जनरल बख्शी बताएंगे कि युद्ध के दौरान रेस्क्यू का क्या मतलब होता है। तो जनरल बख्शी जी, जरा अजय वर्मा जी को समझा दीजिए कि रेस्क्यू युद्ध के दौरान कैसे होता है और क्या ये टूरिज्म का समय है जो ये कह रहे हैं कि हाय बच्चों को बड़ी तकलीफ हो रही थी। नाविका जी, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं, मैं एज अ सैनिक बोल रहा था कि बच्चों इस वक्त हमने लड़ाई देखी है। मैं 4 लड़ाइयाँ में जो है कॉम्बैट में मैं जा चुका हूँ कई बारी। ठीक है, बांग्लादेश से शुरू हुआ था। क्या हालत होती है लड़ाई के मैदान में, जहाँ लोगों की ट्रिगर फिंगर्स मतलब बिल्कुल अपनी जान बचाने के लिए यू हैव टू शूट फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर। इफ यू स्टार्ट रनिंग ऑन द सड़कों पे, आप बोले लोगों को भगाएं सड़कों के ऊपर लाइक हेडलेस चिकन, तो आप मारे जाएंगे साहब। उस वक्त सेफेस्ट जगह होती है एक बंकर, एक बेसमेंट या कोई अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर जाके आप लेट जाएं। ये मेरा जो निजी तजुर्बा है, जब ऊपर से बमबारी हो रही है, तोपें चल रही, मोटर चल रहे, टैंक चल रहे। अरे एक टैंक वाले को क्या पता आप भारतीय हो, वो पहले गोला दागेगा अपनी जान बचाने को, फिर बात करेगा। यूक्रेन के गार्ड्स तो हमारे लोगों की पिटाई शुरू कर दी। वो अपने लोगों को पहले निकालना चाहते हैं, अपने औरतें बच्चों को निकालना चाहते हैं। ठीक है साहब, तो लड़ाई के मैदान में रेस्क्यू करना, रेस्क्यूड पायलट को निकालने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें लोग मारे जाते हैं। तो आप क्या मतलब, हम क्या कर सकते हैं? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजे जो कि रूस और यूक्रेन को अलग करे? डोंट जोक। और देखिए एक और चीज, मैं एक फौजी हूं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। जो है क्रिटिसिज्म करना, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑपोजिशन। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, लेवल ऑफ डिस्कोर्स बचकाना नहीं होना चाहिए। और आखिरी चीज मैं एक कहूंगा कि साहब हमारे बच्चे तो बाहर जाते रहेंगे, जब तक 50% सीटें आपकी रिजर्व्ड हैं तो बाकी क्या समुद्र में जाके कूद के मरेंगे? इस सरकार ने कम से कम सीटें डबल तो कर दी हैं, फिर भी उनमें से 50% रिजर्व्ड होगी और हमारे बच्चे बाहर जाते रहेंगे। पहले वो अमेरिका जाते थे जिनके पास करोड़ों रुपए थे, अब जिनके पास लाखों हैं वो यूक्रेन में। और इस पर बहस होनी चाहिए कि राजनीतिक दल सिर्फ रिजर्वेशन के सहारे इस देश को आगे बढ़ाएंगे या हर किसी को मेरिट बेस्ड इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। मुद्दा ये है जिस पर हर राजनीतिक दल को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में खामियां ढूंढना बेकार की राजनीति है, बचिए इससे। अजय वर्मा जी, आप कह रहे हैं जो वो भी सही है, बच्चों के लिए वहां मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात तो होंगे, वॉर जोन है, वहां पिकनिक नहीं चल रही है, लेकिन मुश्किलातों के बावजूद बच्चों को निकाला जा रहा है। हर ऐसा एफर्ट किया जा रहा है कि सारे भारतीय घर लौट आए, वतन वापसी सही हो। और इस वक्त जोर ये भी है कि युद्ध थमे। और बेलारूस में इस वक्त एक मीटिंग चल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री क्वाड की मीटिंग में है जहां यूएस है और बाकी जितने देश हैं उसमें सिर्फ भारत ऐसा देश है जिसने रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया है यूएन में। दूसरी तरफ बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच में अंडरस्टैंडिंग कुछ पहुंच पाएगी या नहीं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक जो अब तक हो रहा है भारतीय लोगों को निकालने का प्रयत्न, उस पर हमें गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तिरंगे की रक्षा कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि हैं। असल में तो सर ऊंचा उठा है भारत का और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये कहते हुए किस बात की झिझक, किस बात की शर्म? राजनीति में शर्म होनी चाहिए इस बात की। भारत की शान
और भारतीय लोगों की जान, हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे इसी बात पर। याद रखिएगा, क्योंकि आप पब्लिक हैं, आप ही समझा सकते हैं। आज सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि पाठशाला लगने वाली है, टीचर आने वाले हैं।